सेबी चेयरमैन ने कहा है कि 2015 के पहले वो सिंगापुर की प्राइवेट सिटीजन थी। उनके जो भी इन्वेस्टमेंट थे, चाहे अगोरा में थे या चाहे आईएफएल के थ्रू थे, वो सब सेबी चेयरमैन बनने के पहले थे। सेबी चेयरमैन बनने के पहले उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को अपने हस्बैंड की तरफ ट्रांसफर कर दी थी, उसको डिस्क्लोज भी किया है और अपने आप को जहां जरूरत पड़ी रिक्लूज भी किया है। तो उनके हिसाब से इसमें कोई तथ्य है नहीं जो आक्षेप हिंडनबर्ग लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे आरोप को सेबी चीफ और उनके पति ने निराधार बताते हुए पूरे डिटेल के साथ अपनी सफाई पेश की। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक धवल 2010 से 2019 के बीच यूनिलीवर में काम करते हुए लंदन और सिंगापुर में रहे। माधवी 2011 से 2017 के बीच सिंगापुर में एक प्राइवेट इक्विटी फंड, फिर स्वतंत्र कंसल्टेंट रही। हिंडनबर्ग ने जिस निवेश की बात की है वो दंपत्ति ने 2015 में किया था। 2017 में माधवी सेबी में आए। ये निवेश धवल ने बचपन के दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर किया, जो उसके CIO थे। 2018 में आहूजा ने यह फंड छोड़ दिया। तब तक इस फंड ने अडानी समूह की किसी कंपनी के बॉन्ड इक्विटी में निवेश नहीं किया था। धवल बुच 2019 में ब्लैकस्टोन से जुड़े। वो फंड के रियल एस्टेट विंग में नहीं थे। तब तक माधवी सेबी की चेयरमैन नहीं बनी थी। धवल ने जब सिंगापुर स्थित फंड की संयुक्त हिस्सेदारी को अपने नाम किया तो इसकी जानकारी सेबी के साथ सरकार को दी थी। एक तरफ माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने अपना पक्ष साफ किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन जवाबों को आधार बनाकर हिंडनबर्ग ने नए सवालों के साथ साथ कई आरोप भी सेबी चीफ और उनके पति पर चस्पा कर दिए। पहला, बुच के अनुसार वो दोनों कंसल्टिंग कंपनियों, एक भारतीय यूनिट और एक सिंगापुर यूनिट से 2017 सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। लेकिन मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। दूसरा, बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वो इसकी मालिक रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार माधवी की 99% हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी इंडिया ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये रेवेन्यू माधवी के चेयरपर्सन रहते जनरेट किया गया है। चौथा, बुच ने सेबी के मेंबर के रूप में सर्विस करते समय अपने पति के नाम का उपयोग करके बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल का उपयोग किया था। सवाल उठता है कि सेबी चेयरपर्सन ने पद पर रहते हुए अपने पति के नाम से कौन से निवेश और बिजनेस किए। उधर इस मामले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई। क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? क्या नैतिकता के आधार पर माधवी पुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए? हिंडनबर्ग के निशाने पर इस बार अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी बुच दोनों हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच सेबी कर रहा था और उसने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के निशाने पर अडानी ग्रुप था। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने के आरोप लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा। सेबी ने 24 में से जनवरी तक 22 मामलों की जांच पूरी कर ली। एक जांच मार्च में पूरी कर ली गई, वहीं एक जांच पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही पाया और कहा कि 22 मामलों में छानबीन की जानकारी से सेबी की निष्क्रियता का संकेत नहीं मिलता। सेबी के कदम से यह भरोसा मिलता है कि सेबी व्यापक छानबीन कर रही। उधर सियासी संग्राम के बीच अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि सेबी प्रमुख से अडानी ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं, सेबी प्रमुख के साथ ग्रुप का लेन देन नहीं, विदेशी होल्डिंग पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद। विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह पारदर्शी, इसका इस्तेमाल धन के हेरफेर के लिए नहीं किया गया। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। मामला लाइमलाइट में आने के बाद सेबी ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया और अपनी सफाई में कहा है कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। बुच दंपत्ति और अडानी समूह कोई पहला नहीं जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की।